Hello everyone, welcome to another video of your ETP. Today we will know about the project appraisal resource assessment, financial and non-financial, परियोजना आकलन, संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं. The first है project appraisal is to make analysis of the various aspects of a project to determine the viability. It helps to select the best project among the alternative projects and is a cost and benefit analysis of various aspects of the proposed project. किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम लेते हैं तो उस पे उसका एनालाइज करना जरूरी होता है, उसका आंकलन करना जरूरी होता है, हर तरह से कि निर्धारण, हर परियोजना के व्यवहारिक एवं निर्धारण करने के लिए हर तरह से ये देखा जाता है कि वो पॉसिबल है कि नहीं, एंड सारे प्रोजेक्ट्स के साथ कंपेयर करके इसके बदले में कोई दूसरा प्रोजेक्ट ऐसा तो नहीं है जो ज्यादा बेनिफिशियल है. इन सारे कामों को जो किया जाता है दैट इज नोन एज प्रोस्पेक्ट्स. उसके एनालिसिस ऑफ द वेरियस प्रोस्पेक्ट्स, जितने भी उसके और अलग अलग रास्ते होंगे सबको ध्यान से देखा जाता है, आकलन किया जाता है कि इसमें कौन सा प्रोजेक्ट सबसे बेस्ट हो सकता है. इस आकलन करने की प्रक्रिया को ही प्रोजेक्ट अप्रेजल या रिसोर्स मैनेजमेंट असेसमेंट कहते हैं. Project appraisal is the process of transmitting the information accumulated through feasibility study into a comprehensive form for the benefit of the decision maker. Project appraisal का मतलब है कि जितने तरह के इंफॉर्मेशन मिले हैं उस प्रोजेक्ट को जो फिजिबिलिटी स्टडी में किया गया था कि किस किस तरह से हर अलग अलग तरह से जब सबको एक साथ करके उसका एक साथ करके देना, ताकि जो जिस एंटरप्रेन्योर को वो प्रोजेक्ट शुरू करना है उसको फायदा हो सके कि उसके प्रोजेक्ट से कितना फायदा हो सकता है, इस बारे में जानकारी उसको मिल सके और वो डिसीजन ले सके कि इस प्रोजेक्ट को उसे शुरू करना है या इसमें कुछ बदलाव लाने हैं. इस सब के तरीके को ही प्रोजेक्ट अप्रेजल कहते हैं. अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्रोजेक्ट. एक हम प्रोजेक्ट परियोजना का आकलन एवं मूल्यांकन में अंतर क्या है. परियोजना का हम आकलन भी कह रहे हैं और मूल्यांकन भी कह रहे हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है. तो पहला अंतर है अप्रेजल इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन इज द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी टू अराइव कंक्लूजन्स. अप्रेजल में क्या है, अलग अलग से हर तरह से आकलन किया जाता है कि तथ्यों को स्वतंत्रता से जांच किया जाता है, एंड इवैल्यूएशन में मूल्यांकन में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है. दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सबके साथ में तुलना करके इसमें ताकि जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी निष्कर्ष में पहुंच सके. निष्कर्ष निकालने के लिए मूल्यांकन का काम किया जाता है एंड इंफॉर्मेशन लेने के लिए अप्रेजल को बनाया जाता है. In the appraisal, facts are brought out in the process of examination and evaluation, and in evaluation, facts are further compared with available alternatives to accept or present. आकलन में तथ्यों को जांच की प्रक्रिया को बाहर लाया जाता है, जबकि मूल्यांकन में इन तथ्यों का वैकल्पिक तथ्यों के साथ में तुलना करके उसे स्वीकृति देना है या अस्वीकार करना है, इसके बारे में निर्णय लिया जाता है. पहले तो आप मूल्यांकन करेंगे, आकलन करेंगे, तथ्यों को जांच करेंगे कि सही है कि नहीं, उस प्रक्रिया को हम आकलन कहते हैं. एंड इसके बाद में मूल्यांकन के साथ दूसरे मूल्यांकन तथ्यों के साथ में कंपेयर करके उनके साथ में वैकल्पिक तथ्यों को भी देखते हुए डिसीजन लिया जाता है. दैट इज नोन एज एक्सेप्टेंस अवेलेबिलिटी ऑफ इवैल्यूएशन. नेक्स्ट है तीसरा है अप्रेजल इज द फर्स्ट एंड स्टार्टिंग स्टेज एंड इवैल्यूएशन इज द सेकेंड इन द टोटल प्रोसेस. अप्रेजल जो है सबसे पहला कदम होता है किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए, एंड इवैल्यूएशन जो है वो दूसरा कदम होता है पूरे प्रोसेस में खत्म करने के लिए. देन कम्स अप्रेजल गिव्स द फैक्ट्स एंड इवैल्यूएशन गिव्स कंक्लूजन. अप्रेजल जो है तथ्यों को देता है, आपको पूरे तथ्यों को प्रस्तुत करता है. आकलन जो है तथ्यों को प्रस्तुत करता है, जबकि मूल्यांकन जो है निष्कर्ष निकालता है. देखते हैं हमारे डिफरेंसेस. अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल या परियोजना आकलन के उद्देश्य क्या है. It is a tool for exact analysis of design scheme. It defines and estimate the expected cost and benefits of the project. It is undertaken
ऑब्जेक्टिव्स में प्रोजेक्ट में क्या है कि यहाँ अलग अलग एनालिसिस किया जाता है कि डिजाइन कैसा है उसका, उसको किस तरह से उस स्कीम को लाना है। इट डिफाइंस द एस्टिमेट, उसमें कॉस्ट कितना लगेगा इसके बारे में परियोजना की विशेष एवं पूर्वानुमित परिणाम पर पहुंचना है, पहुंचने की क्रिया को हम, ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि अब हम किस तरह से उस प्रोजेक्ट को फाइनल कर सके। दूसरा है टू अराइव स्पेसिफिक एंड प्रिडिक्टेड रिजल्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट से आंकलन से पता चलता है कि प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट देने वाला है या किस तरह का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में जो बताया जाता है, दैट इज ये इसका दूसरा उद्देश्य होता है कि प्रोजेक्ट को फाइनल कर, उसका फाइनल रिजल्ट पता चल सके। तीसरा है टू गेट नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को अपनाने के लिए या उसे छोड़ने के लिए जितने इंफॉर्मेशन की जरूरत है उस सारे इंफॉर्मेशन को लेने का उद्देश्य भी है प्रोजेक्ट अप्रेजल। दूसरा है टू अप्लाई स्टैंडर्ड यार्ड स्टिक पर डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ सक्सेस और फेलियर। एक तकनीकी जरूरत को एक लाइन लिया जा सके जिससे कि ये फाइनल किया जा सके कि उसके सक्सेस के परसेंटेज कितने हैं और फेलियर के परसेंटेज कितने हैं, एक मापदंड हो जिससे कि उसके सक्सेस और फेलियर का अंदाजा लगाया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट क्या है, टू आइडेंटिफाई द एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ अ प्रोजेक्ट। ये पता लगाना कि उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अंदाजन कितना आंकलन किया जाना कि अंदाजन कितना कॉस्ट उसका हो सकता है एंड उससे उसके फायदे क्या है। अब हम आते हैं मेथड्स और एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल के वित्तीय विश्लेषणों पे आते हैं। अप्रेजल ऑफ अ प्रोजेक्ट इंक्लूड्स द फॉलोइंग एनालिसिस। फाइनेंशियल उसमें अलग अलग तरह के एनालिसिस होते हैं जिसमें सबसे पहला है फाइनेंशियल एनालिसिस। फाइनेंस इज द मोस्ट प्रीरिक्विजिट टू एस्टैब्लिश एन एंटरप्राइज। In order to adjust the financial viability, following aspects need to be analyzed. किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसका सबसे पहला और बड़ा काम होता है फाइनेंस। फाइनेंस के बारे में जानना, उस पे कितना बजट, उसको कितना लगेगा, कितने प्रॉफिट हो सकते हैं, ये सबसे बहुत बड़ा काम होता है। तो हम पहले देखते हैं कि इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। फाइनेंस को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज नाउ फिक्स्ड कैपिटल? Fixed capital means which are purchased once and used again and again, like land, building and machinery. While assessing fixed capital, architect or engineers fee, electrifications, installation charges, depreciation should be taken into consideration. If an expense is to be incurred in remodeling or repair, modification, etc., to be highlighted in the project report. फिक्स्ड कैपिटल उन चीजों को कहते हैं जो एक बार खरीदने के बाद हम बार बार उस चीज का इस्तेमाल करते हैं, उन जिसमें अधिकतर लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी होती है। जब हम मशीनरी की बात कर रहे हैं तो उस मशीनरी में वो आर्किटेक्ट को या इंजीनियर को लैंड में बिल्डिंग बना रहे हैं तो आर्किटेक्ट को, और मशीनरी में इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए, उसको इंस्टॉल करने के लिए डिप्रिसिएशन, उसकी जो भी खर्चे हैं, इन सारों को भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में दिया जाता है। सो वंस परचेज्ड एंड उसके बाद बार बार यूज करने वाली चीजों को फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। And what is working capital? Working capital means current assets over current liabilities. Current assets are those which can be converted into cash in 1 year, and current liabilities which is to be paid in 1 year. In short, working capital is the amount of funds needed in day-to-day business, and requirement of working capital should be clearly indicated, as inadequacy of working capital not only affects the operations but may lead to enterprise to a grinding halt. वर्किंग कैपिटल हम सीधी सी भाषा में ये कह सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल वो है जो रोज बिजनेस करने के लिए, रोजमर्रा के खर्चों को निकालने के लिए जिस कैश की जरूरत होती है उसे हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं, जो अधिकतर 1 साल तक के लिए तय किया जाता है। इसी तरह से जो रोजमर्रा की लाइबिलिटीज है जिन्हें हमें पे करना जरूरी होता है, दोज आर नोन एज करंट लाइबिलिटीज, जो ये भी 1 साल तक के लिए अंदाजा लगाया जाता है। अब हम आते हैं इसके अलग अलग तरीकों पे। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। अब हम प्रॉफिट कैसे इसका एनालाइज करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। इन सब बातों को देखते हुए ही प्रॉफिटेबिलिटी बनाया जाता है। पहला है पे बैक पीरियड, कितने दिनों में उसको रिटर्न करना है, दिस इज एंड सेकेंड इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, बेनिफिट कॉस्ट रेशियो मेथड एंड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इन सबसे प्रॉफिट का एनालिसिस किया जाता है। अब हम पहले देखते हैं पे बैक पीरियड मेथड पे।
This is a traditional method, simple to understand and most widely used for profitable analysis of a product. Payback period is the time required to recover original investment through income from project. ये बहुत ही पुराना और ट्रेडिशनल पारंपरिक पद्धति है जिससे कि अमाउंट इन्वेस्टमेंट को किस तरह से रिटर्न करना है ये देखा जाता है. प्रोजेक्ट में जो भी इन्वेस्ट किया गया है उसको कितने टाइम की जरूरत है जिससे कि उस टाइम के अंदर इसे वापस पाया जा सके, इसका कैलकुलेशन करने की पद्धति को पेबैक पीरियड मेथड कहते हैं. पेबैक मेथड इन नंबर ऑफ इयर्स, कितने सालों में इसको वापस लेना है. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय एनुअल कैश इनफ्लोज. एनुअल कैश इनफ्लोज इज ग्रॉस अर्निंग माइनस टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट्स एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ओरिजिनली उस बिजनेस में प्रोजेक्ट में कितना कॉस्ट का इन्वेस्टमेंट हुआ है उसको भाग किया जाता है एनुअल कैश फ्लो, मतलब एनुअली कितना कैश आने वाला है, इनफ्लोस, जिसमें ग्रॉस अर्निंग्स टोटल जितनी इनकम होती है उसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचता है उसे कैश इनफ्लोस कहते हैं. ओरिजिनल कॉस्ट को कैश इनफ्लोस से डिवाइड करने पर जो अमाउंट मिलता है उसके अकॉर्डिंगली नंबर ऑफ इयर्स को तय किया जाता है कि इतने सालों में हमें ये प्रॉफिट वापस मिल सकता है. नेक्स्ट इज, अब एडवांटेजेस क्या है, पे बैक सिस्टम के एडवांटेजेस क्या है. This is highly suitable when the project is less and has shorter gestation period. छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए और कम अमाउंट वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद होता है. वेरी इजी मेथड टू ऑपरेट एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. ये बहुत आसान होता है, इसको कैलकुलेट करना भी बहुत आसान होता है और समझना भी बहुत आसान होता है. देन हाईली यूजफुल इन प्रोजेक्ट्स बिलोंगिंग टू हाई रिस्क कैटेगरी एंड सस्पेक्टेबल टू रैपिड चेंजेस. ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसमें बहुत जल्दी जल्दी बदलाव आने वाले हैं एंड रिस्क बहुत ज्यादा है, उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए ये बहुत फायदेमंद होता है. यूजफुल टू कंसर्न विच रन्स शॉर्ट ऑफ कैश एंड इज ईगर टू गेट बैक द कैश इन्वेस्टेड इन अ कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोजेक्ट. उस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए फायदेमंद है जहां कैश की कमी हो रही है एंड बहुत जल्दी से कैश जो इन्वेस्ट किया गया है उसे वापस लेना हो. इस तरह के प्रोजेक्ट के लिए बहुत फायदेमंद होता है. As this method considered cash flow in payback period, the estimates will be reliable. चूंकि कैश बैक पेबैक किस तरह से होना है, कैश फ्लो, इसके बारे में ज्यादा सोचा जाता है. कितना कैश रोज हमें मिलने वाला है जिससे कि कितनी जल्दी हम इसको वापस पा सकते हैं, इसीलिए ये ज्यादा भरोसेमंद होता है क्योंकि ये कैश की बात, लिक्विड कैश की बात करता है. नेक्स्ट, मोस्ट सुटेबल इन डिसाइडिंग द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट्स व्हेन देयर इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, जैसे बिजनेस, कोई भी एंटरप्रेन्योर काम कर रहा, बिजनेस कर रहा होता है तो उसमें डेफिनेटली पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स जरूर रहते हैं, तो उस तरह की अनसर्टेनिटी के वक्त में ये बहुत फायदेमंद होता है. अब हम देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है. दिस एम्फसाइजेस मोर ऑन लिक्विडिटी दैन प्रॉफिटेबिलिटी कॉन्सेप्ट. ये लिक्विड कैश की बात करता है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी कितना है उस कॉन्सेप्ट पे ये बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है. ये देखता है कि मेन जो इन्वेस्ट किया हुआ कैश है उसको कितने जल्दी हम वापस पा सके, लेकिन कितना फायदे में पा सके इसके बारे में ये ध्यान नहीं देता है. दूसरा है, इट डज नॉट कवर द अर्निंग्स बियॉन्ड पेबैक विच मे लेड टू रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट. पेबैक के बाद में जितना इन्वेस्ट किया गया है उसने रिटर्न के बाद में क्या इसका इन्वेस्टमेंट कितना अर्निंग होगा इसके बारे में ये कोई कैलकुलेशन नहीं करता है. इसकी वजह से प्रोजेक्ट के सिलेक्शन में एंड इन्वेस्टमेंट में गलतियां हो सकती है. थर्ड पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स रिकवरी ऑफ इन्वेस्टमेंट बट नॉट फॉर द लॉस ऑफ फंड्स कमिटेड. ये इन्वेस्टमेंट की रिकवरी की तो बात करता है, उस पर तो ध्यान देता है, बट लॉसेस जो फंड्स को डालने की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं उसके बारे में क्या करना है इसके लिए कोई तरीका या तकनीक नहीं बताता है. सो दिस इज गुड फॉर ओनली शॉर्ट पीरियड मेथड इन्वेस्टमेंट्स. थैंक यू गर्ल्स. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में देखते हैं.